हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक विवेन वर्ड्स को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर स्टोरी का प्लॉट स्टेप बाय स्टेप, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, स्टोरी का थीम और मैसेज और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टोरी क्लियरली याद हो जाएगी, कैरेक्टर कन्फ्यूज़न नहीं होगा और एग्ज़ाम के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन। फर्स्ट स्टोरी है द लेमेंट, जिसे लिखा है एंटोव चेकोव ने। सोचो, अगर किसी इंसान का बेटा मर जाए और वो अपना दुख किसी को बताना चाहे, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी ना हो, कितना पेनफुल होगा उसके लिए। आज हम ऐसी ही एक इमोशनल स्टोरी समझने वाले हैं, द लेमेंट। ये स्टोरी दिखाती है कि लोनलीनेस और ह्यूमन इनसेंसिटिविटी कितनी पेनफुल हो सकती है। देखो, स्टोरी एक बहुत ठंडी विंटर इवनिंग में स्टार्ट होती है। हर जगह स्नो गिर रही है, रोड पर वाइट स्नो की लेयर है और लोग जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे हैं। इस स्नोई एटमॉस्फेयर में एक ओल्ड कैब ड्राइवर खड़ा है। उसका नाम क्या है? आयोना पोटापोव। आयोना एक पुअर कैब ड्राइवर है। वो अपनी हॉर्स कैरिज के साथ रोड पर खड़ा है और पैसेंजर का वेट कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उस समय। उसका यंग बेटा यानी यंग सन रिसेंटली मर गया था और आयोना का हार्ट दुख से भर चुका था। उससे किसी से बात करनी है, अपना दुख शेयर करना है, लेकिन ये है कि कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब कौन ही सुनेगा यार किसी दुख बुरी बात। आजकल तो ऐसे इंसान बचे नहीं कि किसी के दुख में किसी के दुख को समझे और हंसी मजाक उसकी हंसी उड़ाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक आर्मी ऑफिसर उसकी कैब में बैठता है। आयना सोचता है शायद ये आदमी इसकी बात सुनेगा। राइड स्टार्ट होती है और आयोना धीरे से ऑफिसर से कहता है, सर, मेरा बेटा इस वीक मर गया। लेकिन ऑफिसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता था। ऑफिसर बस शॉर्ट आंसर देता है और आयोना की फीलिंग इग्नोर कर देता है। फिर कुछ समय बाद उसकी गाड़ी में नेक्स्ट पैसेंजर कौन था? क्या 3 यंग बॉय के दो या यंग मैन के दो केबिन में बैठते हैं। ये लोग लाउड और केयरलेस नेचर के होते हैं। आयना फिर ट्राई करता है अपनी स्टोरी बताने का। इस वीक मेरा बेटा मर गया, लेकिन यंग मैन उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में बिजी हो जाते हैं। आयना फिर से इमोशनली इग्नोर्ड फील कर रहा है। अब राइड ख़त्म हो जाती है, सब पैसेंजर चले जाते हैं। आयोना फिर से स्नोई रोड पर अकेला खड़ा होता है। उसका हार्ट हेवी मतलब दुख से भरा हुआ है। वो किसी से बात करना चाहता है, लेकिन सिटी में हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। किसी को दूसरे के पेन की कोई परवाह ही नहीं होती है। एंड में आयोना अपने स्टेबल में वापस जाता है। स्टेबल वो होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। वहाँ सिर्फ उसकी हॉर्स होती है और फाइनली आयोना अपनी पूरा जो दिल में दुख भरा है, वो सारा दुख अपने हॉर्स के पास खड़ा होकर अपने बेटे की डेथ की पूरी स्टोरी उसे सुनाता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का था। हॉर्स क्वाइटली उसकी बात सुन रहा होता है। यहाँ स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है कि इंसान उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन एक एनिमल उसकी दुख साइलेंटली सुन लेता है। इस स्टोरी की थीम क्या है? लोनलीनेस है। कैसे? आयोना कम्प्लीटली लोनली था, फील करता था, प्लस उसकी लाइफ में कोई भी नहीं उसकी फीलिंग को समझने वाला था। दूसरा, लेक ऑफ ह्यूमन सिंपैथी। ह्यूमन सिंपैथी क्यों? स्टोरी दिखाती है कि सोसाइटी में लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, किसी को दूसरे की पेन की परवाह नहीं होती है। थर्ड थीम क्या है? नीड फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। हर इंसान को अपना दुख शेयर करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई उसे सुनने वाला ना हो तो पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अपन कुछ बात है अपने पेरेंट्स को बोल देते तो एक बार मन हल्का हो जाता है, या फिर अपने भाई बहन से बात कर ले, दोस्त से बात कर लेते, लेकिन वही बात अपने दिमाग में रहती है तो अपने घुटन होती है मन में। ऐसे ही अब इसमें कैरेक्टर स्केच आयोना का क्या है? आयोना एक पुअर कैब ड्राइवर है, लोनली फादर है, इमोशनल और सेंसिटिव इंसान है
जो सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि कोई उसकी बात सुन ले। अगली स्टोरी अ पेयर ऑफ मस्टिचेस, जिसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। इमेजिन करो एक छोटे से टाउन में एक आदमी रहता है जिसके लिए उसकी मस्टिचेस सिर्फ स्टाइल नहीं, उसकी ओनर, रिस्पेक्ट और फैमिली का प्राइड का सिंबल है। मस्टिचेस वैसे मतलब होता है मूंछ, है ना। और एक दिन कोई दूसरा आदमी बिल्कुल उसी की स्टाइल की मस्टिचेस रख लेता है। बस उस मोमेंट से शुरू होती है एक ईगो की वॉर, और एंड में एक आदमी अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक खो देता है सिर्फ अपने मस्टिचेस की वजह से। आज हम समझेंगे 11 की लिटरेचर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेटेरिकल स्टोरी अ पेयर ऑफ मस्टिचियोस। ये स्टोरी फनी भी है और सोसाइटी के ईगो और क्लास सिस्टम पर शार्पली सटायर भी करती है। सटायर मतलब व्यंग करना। स्टोरी की स्टार्ट नरेटर मस्टिचेस की इम्पोर्टेंस बताकर करता है। आज के टाइम पे मस्टिचेस एक फैशन हो सकती है, लेकिन पुराने टाइम में मस्टिचेस सोशल स्टेटस का सिंबल होती थी। सिर्फ मस्टिचेस देखकर ही पता चल जाता था कि आदमी सोसाइटी की किस क्लास से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए उसने 4-5 मस्टिचेस का नाम और कौन यूज़ करते हैं वो भी बताया। पहली मस्टिचेस का नाम बताया उसने लायन मस्टिचेस, जो कि किंग्स और रूलर्स की होती थी। दूसरी होती थी टाइगर मस्टिचेस, जो नोबल्स और वॉरियर्स की होती थी। तीसरी होती थी गोट मस्टिचेस, जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की होती थी। तीसरे चार्ली चैपलिन मस्टिचेस, क्लर्क और मिडिल क्लास फैमिली की होती थी। और उसके बाद है शिप मस्टिचेस, जो कि लेबर की होती थी। मतलब मस्टिचेस एक तरह से सोशल आइडेंटिटी कार्ड थी पहले के ज़माने में। और इसी मस्टिचेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये हमारी स्टोरी। अब इसमें 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक तो आजम खान और दूसरा होता है रामानंद। अब पहले अपन आजम खान के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। नरेटर अब बताते हैं। अब स्टोरी में एक कैरेक्टर एंटर करता है, आजम खान। आजम खान एक ओल्ड नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके एंचेस्टर पावरफुल और रिच थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक चीज़ जो बाकी थी, उनका प्राइड, और उस प्राइड का सिंबल था उनके मैग्निफिकेंट टाइगर मस्टिचियोस। आजम खान रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता था, मिरर के सामने खड़ा होता था और अपने मस्टिचियोस को केयरफुली ट्विस्ट करता था। वो अपनी मस्टिचियोस को देखकर सोचता था कि ये मस्टिचियोस मेरे एंचेस्टर क्या ओनर का सिंबल है। उसके लिए मस्टिचियोस सिर्फ बाल नहीं, फैमिली प्रेस्टीज थी, प्रेस्टीज का साइन था। अब दूसरा जो है रामानंद। अब स्टोरी में एंटर होता है दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रामानंद। रामानंद एक रिच मनी लेंडर और मर्चेंट है। वो प्रैक्टिकली और इंटेलिजेंट आदमी है। उसकी मस्टिचेस गोट टाइप मस्टिचेस होती है, जो नॉर्मली मर्चेंट क्लास की होती है। एक दिन रामानंद अपनी मस्टिचेस को स्टाइल करते वक्त उसके टिप्स को ऊपर ट्विस्ट कर देता है, मतलब उसके कॉर्नर को ऊपर ट्विस्ट कर देता है। और उस मोमेंट पे उसे शायद पता नहीं था कि ये छोटी सी स्टाइल चेंज करना किसी और आदमी के ईगो को हर्ट कर देती है। अब आजम खान और रामानंद का फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। एक दिन आजम खान मार्केट में वॉक कर रहा होता है। उसकी वॉकिंग स्टाइल भी रॉयल होती है। वो लोगों को देखते हुए अपनी मस्टिचेस को प्राउडली ट्विस्ट करता है, मतलब मूंछों को ताव देता है। तभी उसकी नज़र पड़ती रामानंद पर, और जैसे ही रामानंद की मस्टिचेस देखता है, आजम खान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि रामानंद की मस्टिचेस की टिप बिल्कुल टाइगर मस्टिचेस जैसी स्टाइल बन चुकी होती है। आजम खान के दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है कि एक मर्चेंट और टाइगर मस्टिचेस ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं, ये तो मेरी नोबलिटी की इंसल्ट है। आजम खान तुरंत रामानंद के पास जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टाइगर मस्टिचेस रखने की। रामानंद कामली रिप्लाई करता है, वो कहता है, जनाब ये सिर्फ मस्टिचेस है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आजम खान के लिए ये सिर्फ मस्टिचेस नहीं थी, ओनर का मैटर है। वो ऑर्डर देता है कि अपने मस्टिचेस की टिप तुरंत नीचे करो। रामानंद थोड़ा सोचता है और फिर क्लेवर आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं मस्टिचेस नीचे कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। रामानंद कंडीशन क्या बताता है, मैं मस्टिचेस नीचे करूंगा, लेकिन आपको मुझे पैसे देने होंगे। आजम खान शौक हो जाता है, लेकिन उसका ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि वो कहता है, फाइन, मैं पैसे दूंगा।
पहले वो थोड़े पैसे देता है, फिर रामानंद और डिमांड करता है और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आजम खान अपनी वाइफ के ज्वेलरी, अपना लैंड, अपनी प्रॉपर्टी सब रामानंद के पास गिरवी रख देता है, सिर्फ एक रीज़न के लिए कि मस्टेरियस की टिप नीचे करवानी थी। फाइनली रामानंद मस्टेरियस की टिप नीचे कर देता है, लेकिन सीक्रेटली एक टिप थोड़ा सा ऊपर रखता है। टेक्निकली उसने कंडीशन फॉलो कर दी थी और आजम खान को क्लेवरली फुल भी कर दिया। और आजम खान वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी प्राउडली सोचता है कि मैंने अपनी ऑनर बचा ली। इस स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है? इस स्टोरी का मैसेज बहुत क्लियर है कि ब्लाइंड प्राइड इंसान को बर्बाद कर सकती है और कभी कभी हम जिस चीज़ का ओनर समझते हैं वो एक्चुअली सिर्फ ईगो होती है। और इसी ईगो की वजह से आजम खान अपनी पूरी लाइफ की प्रॉपर्टी लूज कर देता है, सिर्फ एक मूंछ की टिप के लिए। नेक्स्ट स्टोरी है द रॉकिंग हॉर्स विनर, जिसके ऑथर है D.H. लॉरेंस। ये स्टोरी ग्रीड और मटेरियलिज्म पर बेस्ड है। इसका मेन कैरेक्टर है फर्स्ट पॉल, जो यंग बॉय है, हेस्टर है जो पॉल की मदर है, ऑस्कर जो पॉल के अंकल है, और बेसेट जो कि एक गार्डनर है। स्टोरी एक वेल्थी लुकिंग फैमिली से स्टार्ट होती है। बाहर से तो फैमिली रिच लगती है, लेकिन एक्चुअली उनके पास मनी की प्रॉब्लम होती है। पॉल की मदर हेस्टर हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि वी आर अनलकी, वी नीड मोर मनी। पॉल अपनी मदर को हैप्पी करना चाहता है। उसके पास एक रॉकिंग हॉर्स होता है। जब पॉल उस पर राइड करता है तो वो हॉर्स रेस विनर गेस करने लगता है। सरप्राइजिंगली उसकी गेसेस सही निकलती है। पॉल गार्डनर, बेसेट और अंकल ऑस्कर के साथ मिलकर बेटिंग करने लगता है। वो ग्रेजुअली थाउजेंड्स ऑफ पॉन्ड्स जीत लेता है, लेकिन मनी ऑब्जेशन के चक्कर में पॉल मेंटली वीक हो जाता है। फाइनल रेस के टाइम पॉल इंटेंस स्टेट में रॉकिंग हॉर्स पर राइड करता है और विनर प्रेडिक्ट करता है मालाबर। उस एक्साइटमेंट में वो कोलेप्स हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। आयरनी ये है कि उसने फैमिली के लिए 80,000 पाउंड जीत लिए होते हैं। अब इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा कुछ इतना है वो है नहीं कि एक बच्चा होता है जो अपने रॉकिंग हॉर्स पे खेलता है ना, वो जिस हॉर्स का नाम बोलता है वो हॉर्स रेस जीत जाता है। तो इसको लेके उसके अंकल ऑस्कर और गार्डनर बेसेट दोनों ने मिलजुल के, मतलब तीनों ने मिल के बहुत सारे पाउंड्स कमाए। तो टोटली 80,000 पाउंड्स कमा लेता अपने फैमिली के लिए। अब थीम क्या है इसकी कि मनी हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता है। पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों को पर हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी यानी फोर्थ स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ थ्री गेरी डेप्स, जिसके ऑथर है आर्थर कोनैन डॉयल। ये शर्लॉक होम की डिटेक्टिव स्टोरी है। इसके मेन कैरेक्टर होते हैं शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, नेथन गेरीडेव और जॉन गेरीडेव। एक मैन नेथन गेरीडेव शर्लॉक होम्स के पास आता है। वो बताता है कि एक रिच अमेरिकन ने एक स्ट्रेंज विल लिखी है। विल मतलब अपनी वसीयत लिखी है। उस विल के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस तब मिलेगा जब दुनिया में 3 लोग जिनका नाम सरनेम गेरेडिव हो वो मिले जाए। मतलब उसने एक विल लिखी जिसमें उसने लिखा है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी थी, 15 मिलियन प्रॉपर्टी थी, तो 5 मिलियन में तीनों में तब बांटूंगा जब तीनों का सरनेम क्या हो, सेम हो। तो नेथन गेरेडिव और एक और पर्सन मिल चुके होते हैं। अब वो थर्ड गेरेडिव को ढूंढने रहे होते हैं। होम्स को ये स्टोरी सस्पिशियस लगती है, मतलब कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगाता है कि जॉन गेरीडिव एक्चुअली में एक क्रिमिनल है। उसका रियल एम एक हाउस का बेसमेंट में हिडन ट्रेजर तक पहुंचना था जहाँ पे नेथन गेरीडिव रहता है। वो एज अ म्यूज़ियम है जिसमें बहुत पुराने ज़माने के सिक्के, बोन्स के पीस। अब पुराने ज़माने के बोन्स के पीस क्या काम में है? अब जैसे मान लो कि अपने को डायनासोर की बोन्स के पीस मिलते हैं, तो वो जब अपन म्यूज़ियम वालों को या अपन जब किसी आर्किटेक्ट को देंगे, आर्कोलॉजिस्ट को देंगे, तो उसके अपने को अच्छे पैसे देगा। तो उसकी नज़र क्या थी, मेनली वो म्यूज़ियम थी। तो नेथन गेरीडिव को फंसा के मारना चाहता है। तब होम्स उसका प्लान एक्सपोज कर देता है। नेक्स्ट चैप्टर है पापाची मौत, जिसे लिखा है अरुंधति रॉय ने। ये स्टोरी एक फ्रस्ट्रेटेड साइंटिस्ट की साइकोलॉजी दिखाती है। इसमें मेन कैरेक्टर होते हैं पापाची, मम्माची और फैमिली मेम्बर्स।
पपाची एक साइंटिस्ट था जिसने एक रेयर मोथ डिस्कवर किया था, लेकिन साइंटिस्ट ने उस डिस्कवरी को इम्पोर्टेंट नहीं माना। इस वजह से पापा जी को फील हुआ कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। वो ग्रेजुअली बीटर और एंग्री बन गया था। उसका फ्रस्ट्रेशन उसकी फैमिली पर निकालने लग गया। वो अपनी वाइफ ममाची को भी इंसल्ट करता था। स्टोरी दिखाती है कि फेल्यूर और ईगो इंसान को इमोशनली डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। मतलब पापाची जो था वो पहले साइंटिस्ट था, अच्छी पोजीशन पे था, उन्होंने एक डिस्कवरी की, लेकिन उस डिस्कवरी को सक्सेस नहीं मिली, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि नहीं मैंने ये करा नहीं करनी, तो अभी अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतारेगा ही सही इंसान। तो उसने अपनी पत्नी ममाची पे उतारा, उनको रोज़ रात को मारता, टॉर्चर करता। प्लस मामाची का क्या था, वो बहुत अच्छे पिकल्स बनाते थे। पिकल्स ने बहुत लोगों का फेवरेट भी होता था, फेयर में उनके पिकल्स बहुत ज़्यादा ही बिकते थे। प्लस उनको प्लस उनको सॉन्ग सीखने का शौक था, वॉयलिन सीखते थे। लेकिन उन्होंने इतना टॉर्चर किया ना, एक बार उनके ऊपर वॉयलिन भी तोड़ दिया था। फिर कुछ समय बाद पापाची की डेथ हो जाती है, लेकिन मामाची अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। इस स्टोरी में मेन चीज़ तो यही। सिक्स्थ स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, जिसके ऑथर झुम्पा लेहरी है। ये स्टोरी इमाइग्रेशन और कल्चरल एडजस्टमेंट पर बेस्ड है। इनके 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला तो है नरेटर, दूसरा है माला जो नरेटर की वाइफ है, और तीसरी है मिसेस क्रॉफ्ट जो एक ओल्ड लेडी है जिनकी एज स्टोरी में 103 ईयर्स बताई है। नरेटर इंडिया से पहले इंग्लैंड और फिर बाद में अमेरिका शिफ्ट होता है। तीन वो हो गए, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप और एशिया, अमेरिका और अपने जैसे क्या साउथर्न अमेरिका कह सकते हैं इसको, साउथर्न अमेरिका, साउथर्न यूरोप कह सकते हैं। फिर वो अमेरिका में वो कहाँ पे जाते हैं, बोस्टन में रहते हैं सबसे पहले क्या वहीं पे जाते हैं, बोस्टन में रहते हैं। बोस्टन में वो एक ओल्ड वुमन मिसेस क्रॉफ्ट के घर में रूम रेंट पर लेते हैं। मिसेस क्रॉफ्ट बहुत स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल वुमन होती है। इनिशियली नरेटर अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन ग्रेजुअली दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। बाद में जो नरेटर की वाइफ है माला, वो भी अमेरिका आ जाती है। धीरे धीरे नरेटर अपनी न्यू लाइफ में सेटल हो जाता है और स्टोरी ख़त्म होती है। अब इसमें मेन क्या है कि नरेटर अपनी डिग्री लेके सबसे पहले इंग्लैंड जाता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, वहाँ पे उसका रूटीन अलग होता है। फिर वापस इंडिया आता है, शादी करता है और फिर वापस अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में मिसेस क्रॉफ्ट से मिलता है जो 103 ईयर्स ओल्ड लेडी होती है, जो उसकी लैंड लेडी मतलब मकान मालिक कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। फिर वो पहले तो एक दूसरे में इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी दोनों के बीच में, लेकिन जब वो रेगुलर मतलब वहीं पे रहने लगे, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो गई। फिर कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी माला को भी अमेरिका बुला लेता है, जिससे वो भी अपनी नई लाइफ शुरू कर सके, क्योंकि उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। फिर फिर उसके बाद एक बुरी खबर ये आती है एंडिंग में कि जो मिसेस क्रॉफ्ट है उनकी डेथ हो जाती है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बीच में 2-3 ऐसी भी चीज़ें जो मैंने छोड़ी, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। शॉर्टली रिवीजन में जो मेन चीज़ें हैं वो अपन ने इस एक्सप्लेनेशन में। अब इसके बाद 7 चैप्टर आता है ग्लोरी एट ट्विलाइट, जिसमें सत्यजीत नाम का एक आदमी विदेश में जाके बैंक में नौकरी करता है। एक दिन बैंक में एक जना बैरल चेक करके 2000 रुपीज़ या 2000 जो भी उसके उस समय करेंसी होती है वो निकालना चाहता है, लेकिन इसने उसको रोका नहीं, उसको पकड़ा दिया। तो उसको ये उसकी ईमानदारी देख के आगे जाके उसका बहुत जल्दी धीरे धीरे प्रमोशन होता रहा। प्लस वो इंडिया में क्या होगा कि हमारे गांव का लड़का विदेश में जाके बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो बैंक है वो डाउनफॉल में चला जाता है। उसके बैंक की जो भी शेयर्स है या फिर जो भी स्टेबिलिटी वो पूरी डाउन चली जाती है। अब सत्यजीत के पास कुछ पैसे वैसे बचते तो है नहीं। इसी बीच इसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो इसके न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी इसको पैसे भेजने रहते थे। तो इसके बाद लास्ट में पैसे नहीं हुए तो फिर इसके पास एक डायमंड की रिंग होती है। वो डायमंड की रिंग वो घर पे बेचकर डायमंड की रिंग बेचकर घर पे पैसे भिजवाता है।
तो लोग सोचते हैं अरे ये अपने आने वाले बच्चे के लिए इतना कर रहा है। फिर भी उसके अंकल की बेटी की शादी फिक्स हो जाती है तो सत्यजीत इंडिया आता है। जब वो इंडिया आता है तो उसके स्वागत में पूरा गांव ऐसा खड़ा हो जाता है कि बहुत बड़े प्रधानमंत्री आ रहे हो। अब वो भाई साहब एक तो पहले ही कर्जे में डूब रहा है, सब चीज़ लूटा चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है। अब अचानक अब किसी को पैसे चाहिए होते हैं अपने से तो चने के झाड़ पे चढ़ा आते हैं। वैसे ही उसके अंकल उसको चने के झाड़ पे चढ़ा है, तू हमारे गांव की शान है, हमारे देश की शान है, तू हमारे परिवार की शान है करके चढ़ा देता है। लेकिन फिर बाद में बोलता है कि मेरे को 2,000 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को दहेज में देना। अब ये कह सकते हैं कि उस समय 2,000, अभी के अपन 2 लाख या 20 लाख मान लो अंदाजा, ये समझ के वो मांगते हैं। अब इसको पहले ही चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। ये भाई साहब भी बहुत समझदार है, इसने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। ये भाई साहब चने के झाड़ पे चढ़ जाते और अपने घर को और अपने पुरखों की ज़मीन को बेच देता है और उसको जाके पैसे दे देता है। अब इसमें ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जब उसने जिस आदमी को पकड़ाया था वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसकी शायद पत्नी बीमार थी तो उसको पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत थी, तो उसने कुछ भी करके पैसे निकाल लो एक, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा करके वो कर रहा था। लेकिन इसने उसकी मदद नहीं की तो भगवान ने एक तो क्या किया, इसका पूरा सब कुछ बैंक वैंक सब लूटवा दी। फिर ये भाई साहब बहुत अमीरी झाड़ रहा होगा तो अब इसके पास कुछ ना होते हुए भी अपनी अमीरी और रईसी बताने के चक्कर में ये भाई साहब ने अपनी पुरखों की ज़मीन बेच दी, ने पैसे दे दिए। ऐसे कैसे एक चिप्ट अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पेयर ऑफ मस्तिष्क, उसमें मूछ के चक्कर में इसमें झूठी शान, दोनों में झूठी शान ही आ रही है एक्चुअली में। 8 स्टोरी है द लंचन, जिसके ऑथर होते हैं सोमसेट मोहगन। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक तो नरेटर और दूसरी लेडी गेस्ट। अब नरेटर जो वो एक राइटर होता है तो इसी चक्कर में दोनों की मुलाकात होती है। तो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक लेडी राइटर को इनवाइट करती है लंच पर। वो कहती है आई नेवर ईट मच फॉर लंच ऑन, मैं ज़्यादा कुछ खाती तो हूँ नहीं पर अपन लंच पे मिल सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में वो एक्सपेंसिव डिशें ऑर्डर करती है जैसे सैल्मन, केवियर, कैम्पेनगेन, अब बोलना भी नहीं ऐसे तो यूज़ इसके, एस्पेगरोस। राइटर शौक हो जाता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड मनी होता है, अब वो इतना भी अमीर नहीं होता है। फाइनली उससे बिल पे करना पड़ता है, किसे, राइटर को, जो इस लड़की ने बोला मैं कम खाऊंगी, लेकिन ठूस ठूस के खा लिया होगा भाई साहब। फिर सारा बिल पे करना पड़ता है। अब राइटर एक कॉमेडी वाली बात होती है, जब ये आपस में वापस 20 साल बाद मिलते हैं तब वो जो लेडी होती थोड़ी हेल्दी हो जाती, अच्छी गोल मोटो हो जाती। तब राइटर कहता है कि भगवान ने इसको उस समय की सज़ा दी जब मेरे पास पैसे थे, इसने ठूस ठूस के खाया था, उसकी सज़ा इसको अब तक मिल रही कि अब इतनी गोल मोटो हो गई है कि इसे ढंग से चलवा भी नहीं। ये स्टोरी सोसाइटी के प्रेटेंटियस बिहेवियर का ह्यूमरस एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, अब हमने विभिन्न वर्ड्स की सारी शॉर्ट स्टोरी को कवर कर ली है। अब अपन पोएम और शॉर्ट ऐसे देखें।